अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, तो शायद आज की ये चर्चा आपको थोड़ा चौंका देगी। सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले, मतलब लगभग 95% फैसले, हमारा दिमाग हमसे पूछे बिना ही ले लेता है। बिल्कुल। हम तो बस बाद में उन्हें सही ठहराने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां गढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन ने इसी पर पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ। और वो कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर दो किरदार रहते हैं, दो तरह की सोच। एक जो बिना सोचे समझे पलक झपकते ही प्रतिक्रिया करती है, और दूसरी जो गहराई से सोच समझकर काम कर सकती है, लेकिन वो किरदार बेहद आलसी है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज की चर्चा का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम इन दो सोचने के तरीकों की परिभाषा जान लें, जिन्हें कानेमन सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। राइट। हमारा लक्ष्य इसकी गहराई में उतरना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग वो हमें कैसे धोखे में रखता है, हमारे फैसलों को कैसे तोड़ मरोड़ देता है, और सबसे जरूरी बात, हाँ, उन पलों में बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं जब ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। करियर, रिश्ते, पैसा, मतलब वो फैसले जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले किरदार से जो हमारी जिंदगी की कहानी का हीरो बना बैठा है, सिस्टम 1। हमारा तेज दिमाग। हाँ, हमारा तेज दिमाग। ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। ये भावनात्मक है, आलसी है और हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता है। और ये इतनी तेजी से काम करता है कि हमें भनक तक नहीं लगती। जैसे किसी का चेहरा देखा और 1 सेकंड में राय बन गई कि वो भरोसेमंद है या नहीं, या फिर सोशल मीडिया पर कोई रील देखी और अचानक से मूड अच्छा या खराब हो गया। बिल्कुल। या एक छोटी सी नेगेटिव टिप्पणी पढ़ी और ऐसा लगा जैसे पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। हाँ, ये सब सिस्टम 1 के ही काम है। ये ऑटोमेटिक है, सहज है, और इसे काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? दिमाग ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे का कारण बहुत ही, कह सकते हैं, बुनियादी है। ऊर्जा बचाना। हमारा दिमाग शरीर की लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो लाखों सालों के विकास में उसने ऊर्जा बचाने के तरीके खोज निकाले, और सोचने से ज्यादा ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होती। तो सिस्टम 1 का मुख्य काम है सोचना बंद करना और हर चीज को सरल बनाना। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा बुरा है? मेरा मतलब है, अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक कोई सामने आ जाए तो हम सोचते नहीं हैं, हम तुरंत ब्रेक लगाते हैं। वो तो सिस्टम 1 ही हमें बचाता है ना? वो हमारी सहज प्रवृत्ति है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सिस्टम 1 हमारे सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए बना एक शानदार टूल है। अच्छा। ये हजारों साल पहले जंगल में खतरों से बचने के लिए विकसित हुआ था। कोई सरसराहट सुनी और भागे, वहां सोचने का वक्त नहीं था। सही बात है। समस्या ये है कि वही सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया में भी उसी तरह काम कर रहा है। ये जंगल के खतरों और ऑफिस की ईमेल में फर्क नहीं कर पाता। बॉस की एक जरा सी आलोचना पर ये वैसी ही लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया देता है जैसे किसी जंगली जानवर को देखकर देता। अच्छा, तो ये एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो नए हार्डवेयर पर चल रहा है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। आपने कहा कि सिस्टम 1 अक्सर गलत होता है, लेकिन होता बहुत आत्मविश्वासी है। ये बात थोड़ी और समझाइए। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। सिस्टम 1 जो भी नतीजा निकालता है उसे पूरी ताकत और विश्वास के साथ हमारे सामने रखता है। उसमें कोई शक या दुविधा नहीं होती। और हम इंसान आत्मविश्वास पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई डॉक्टर पूरे यकीन से कहता है आपको कुछ नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं, भले ही उसके पीछे कोई गहरी जांच ना हो। हाँ, ये तो है। हमारा अपना दिमाग भी हमारे साथ यही खेल खेलता है। वो हमें एक कहानी देता है और हम उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि वो कहानी आत्मविश्वास से भरी होती है। तो अगर हमारा दिमाग एक कार है, तो सिस्टम 1 उसका ऑटोमेटिक मोड है जो हमेशा चालू रहता है, आसान और तेज। बिल्कुल। लेकिन हर कार में एक मैनुअल मोड भी तो होता है, जहां कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। चलिए दिमाग के उस मैनुअल मोड यानी सिस्टम 2 की बात करते हैं। हमारा धीमा तार्किक दिमाग। हाँ, जो असल में सोचता है। हाँ, सिस्टम 2 हमारे अंदर का समझदार, विवेकपूर्ण हिस्सा है। ये गणित के सवाल हल करता है, छुट्टियों की योजना बनाता है, अलग अलग विकल्पों के फायदे और नुकसान तौलता है। सारे मुश्किल काम। हाँ, गहरी सोच विचार वाले काम। ये वो आवाज है जो हमें कहती है, 1 मिनट रुको, जल्दबाजी मत करो, पहले पूरी बात समझो। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ही हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है। और वो क्या है?
सिस्टम 2 को काम करने में मेहनत लगती है, उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और जैसा हमने पहले बात की, हमारा दिमाग आलसी है, वो मेहनत से बचता है। और शायद इसी वजह से हम उन कामों को टालते रहते हैं जो हमारे लिए जरूरी तो हैं, लेकिन मुश्किल है। हाँ, लेकिन दिमागी तौर पे थका देने वाले हैं। जैसे महीने का बजट बनाना। हमें पता है कि ये जरूरी है, लेकिन उसे करने के ख्याल से ही थकावट होने लगती है। हम उसे अगले हफ्ते पर टाल देते हैं। सिर्फ बजट ही नहीं, अपने करियर के अगले 5 सालों की योजना बनाना, अपनी गलतियों का ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना, या किसी नई मुश्किल स्किल को सीखना, ये सभी काम सिस्टम 2 की मांग करते हैं। और क्योंकि इसमें दिमागी मेहनत लगती है, हम आसान रास्ता चुनते हैं। चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। इन कामों में सिस्टम 1 का इस्तेमाल होता है और कोई ऊर्जा नहीं लगती। और यहीं पर एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। क्या? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम 1 के ऑटो पायलट मोड पर ही गुजार देते हैं। वे परिस्थितियों पर सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, सोचते नहीं। तो ये एक तरह की लड़ाई है, एक तेज भावनात्मक लेकिन अक्सर गलत सिस्टम और एक धीमा तार्किक लेकिन आलसी सिस्टम के बीच। और ज्यादातर समय तेज सिस्टम ही जीतता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम 1 हमें असल में धोखा कैसे देता है? इसके तरीके क्या हैं? यहाँ पर कॉग्निटिव बायस यानी दिमागी धोखे का आइडिया सामने आता है। ये सोचने के ऐसे शॉर्टकट या पैटर्न्स हैं जो हमें गलत नतीजों पर पहुंचाते हैं। अच्छा। सिस्टम 1 इन्हीं धोखों का इस्तेमाल करके हमें चलाता है। सबसे आम और शक्तिशाली बायस में से एक है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस? जी। इसका मतलब है कि हम सच नहीं खोजते, बल्कि हम उन सबूतों को खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा का समर्थन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर ही होता है? नहीं, ये हर जगह होता है। मान लीजिए आपने तय कर लिया है कि आपको एक खास कंपनी का फोन खरीदना है। ठीक है। अब आप जब उसके रिव्यू पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, तो आपका दिमाग उन सभी अच्छी बातों पर ज्यादा ध्यान देगा जो आपके फैसले को सही ठहराती हैं। और जो नेगेटिव बातें होंगी, उन्हें दिमाग या तो नजरअंदाज कर देगा या ये कहकर खारिज कर देगा कि अरे ये तो 1-2 लोगों के साथ ही हुआ होगा। सही बात है। हम सबूत इकट्ठा नहीं कर रहे होते, हम बस अपनी राय को पक्का कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया ने तो इसे और भी खतरनाक बना दिया है। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम पहले से मानते हैं। हाँ। और हम एक ऐसे बुलबुले में कैद हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी राय ही एकमात्र सच है। ये तो बहुत आम है, हम इसे हर जगह देखते हैं। अच्छा, एक और दिमागी धोखा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा और वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, लॉस अवर्जन। ये विचार कि इंसान 100 रुपए जीतने की खुशी से ज्यादा 100 रुपए हारने के डर से प्रभावित होता है। हार का दर्द जीत की खुशी पर हमेशा भारी पड़ता है। हाँ, ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती है। मुझे याद है एक बार मैंने शेयर बाजार में थोड़े पैसे गंवा दिए थे और उसका दर्द वो उन पैसों को कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा था। तब से मैं निवेश करने से डरने लगी, भले ही आर्थिक रूप से मुझे पता था कि लंबी अवधि के लिए सही है। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है और ये दिखाता है कि बायस कितने गहरे तक काम करता है। ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसी डर की वजह से लोग अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, भले ही वो उनके लिए अच्छा ना हो। वे एक खराब टॉक्सिक नौकरी में सालों तक फंसे रहते हैं, क्योंकि नई नौकरी खोजने का डर ज्यादा बड़े लगता है। हाँ, नई नौकरी खोजने या कुछ महीनों की अनिश्चितता का सामना करने का डर उस रोज के दर्द से ज्यादा बड़ा लगता है। लोग एक गलत रिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि अकेले रहने का डर उस रिश्ते में रोज रोज दुखी रहने से ज्यादा बड़ा महसूस होता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमें एक छोटे दर्द से बचाने के लिए हमें एक बड़ी पीड़ा में कैद कर देता है। और तीसरा बड़ा बायस जो शायद इन सबसे ज्यादा आम है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली धारणा है कि हम खुद को औसत से बेहतर समझते हैं, भले ही हमारे पास इसका कोई सबूत न हो। एक सर्वे में 90% से ज्यादा ड्राइवरों को लगता है कि वे बाकी ड्राइवरों से बेहतर गाड़ी चलाते हैं, जो गणितीय रूप से असंभव है। हाँ, और मजे की बात यह है कि जो सबसे खराब ड्राइवर होते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा यकीन होता है कि वो सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल। और ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें बिना सोचे समझे बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर करता है। बिजनेस में लोग बिना पूरी रिसर्च के पैसा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनका आइडिया तो चलेगा ही। और ये हमें दूसरों की सलाह सुनने से भी रोकता है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो ये धोखे हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में पहले से ही कोड किए हुए हैं। लेकिन इन सब में से दिमाग की सबसे बड़ी गलती या कमी क्या है? वो कौन सी एक चीज है जहां हमारा दिमाग सबसे ज्यादा मात खाता है?
क्या बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम दिमाग की सबसे बड़ी कमी की बात करें तो वो है डेटा या आंकड़ों के बजाय कहानियों को पसंद करना। कहानियों को। हाँ, और उन्हीं से प्रभावित होना। हमारा दिमाग तर्क और संभावनाओं को समझने के लिए नहीं बना है, ये ड्रामा, भावना और कहानियों को समझने के लिए बना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब हम सोशल मीडिया पर किसी की सफलता की 3-4 कहानियां देखते हैं कि कैसे किसी ने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और करोड़पति बन गया, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये विचार आता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, एक प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, और हम भी वही करना चाहते हैं। अब इस उदाहरण का विश्लेषण करते हैं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो कहानी है एक आम इंसान का हीरो बनना, एक भावनात्मक हुक। हाँ, लेकिन यहाँ हमारा दिमाग एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो 10,000 लोग जिन्होंने नौकरी छोड़ी और असफल हो गए, अच्छा, जिनका बिजनेस डूब गया, जो कर्ज में डूब गए, उनकी कहानियां वायरल नहीं हुई क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं है, सिर्फ असफलता है। हमारा दिमाग संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए अंधा है। उसे ये समझ नहीं आता कि सफलता की दर शायद 0.01% है। उसे बस वो 3 नाटकीय प्रेरणादायक कहानियां दिखती हैं। तो हमारा दिमाग ड्रामा समझता है, गणित नहीं, और इसी वजह से एक मार्मिक कहानी हजारों आंकड़ों से ज्यादा असरदार होती है। बिल्कुल, एक वायरल वीडियो हमारे फैसलों पर उन रिसर्च रिपोर्ट से ज्यादा गहरा असर डालता है जिनमें असलियत छिपी होती है। ये आज के सूचना के युग में बहुत खतरनाक हो सकता है। यही दिमाग की सबसे बड़ी त्रसदी है। हम कहानियों से जीते हैं, हकीकत से नहीं। और जो लोग ये जानते हैं, मार्केटर्स, नेता, मीडिया, वे आंकड़ों का नहीं, कहानियों का इस्तेमाल करके हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये सब जानना आकर्षक भी है और थोड़ा डरावना भी। हमने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझा, दिमाग के धोखों के बारे में बात की और कहानियों वाली बात भी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो इस सब जानकारी का क्या मतलब है? हम इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? यहीं पर डैनियल काहनेमन का सबसे बड़ा और व्यवहारिक सबक सामने आता है। उनका कहना है, जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, जैसे चाहे वो करियर से जुड़ा हो, पैसे से, शादी से या ब्रेकअप से, तो कभी भी उसे एक तीव्र भावनात्मक स्थिति में ना लें। मतलब जब हम बहुत ज्यादा खुश, दुखी या गुस्से में हों। बिल्कुल, उस वक्त आपका सिस्टम 1 पूरी तरह से हावी होता है और आपका तार्किक दिमाग यानी सिस्टम 2 लगभग बंद पड़ा होता है। उस वक्त लिया गया फैसला लगभग हमेशा गलत होता है। तो समाधान क्या है? हम उस वक्त अपने आलसी सिस्टम 2 को कैसे जगाएं? इसके लिए काहनेमन 3 सुनहरे नियम बताते हैं। ये बहुत सरल हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं। नियम नंबर 1, 24 घंटे का अंतराल लें। 24 घंटे का? हाँ, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद को कम से कम 1 दिन का समय दें। किसी के साथ तीखी बहस हुई और आप रिश्ता तोड़ने वाले हैं, रुक जाइए। बॉस ने कुछ कहा और आप इस्तीफा देने वाले हैं, 24 घंटे रुकिए। ये अंतराल भावनाओं के तूफान को शांत कर देता है और तर्क को सोचने का मौका देता है। ये बहुत शक्तिशाली है। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2, अपनी पहली प्रवृत्ति को चुनौती दें। जो भी करने का सबसे पहले मन करे, उस पर सवाल उठाएं। मतलब अपने पहले इंस्टिंक्ट पर सवाल उठाना? हाँ, ये दिमाग के ऑटो पायलट को बंद करने जैसा है। खुद से कुछ सवाल पूछें, क्या ये सच में सबसे अच्छा विकल्प है या ये सिर्फ सबसे आसान लग रहा है? इस फैसले के पीछे कौन सा डर या भावना काम कर रही है? अगर मैं डर नहीं रहा होता तो मैं क्या करता? ये प्रक्रिया आपको पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे देखने पर मजबूर करती है। और तीसरा नियम? और नियम नंबर 3, किसी निष्पक्ष व्यक्ति से सलाह लें। एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो भावनात्मक रूप से उस स्थिति से न जुड़ा हो। वो आपका दोस्त, मेंटोर या कोई भी हो सकता है जो आपको एक बाहरी और तार्किक दृष्टिकोण दे सके। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं तो हमें जंगल नहीं दिखता, सिर्फ पेड़ दिखते हैं। बिल्कुल, एक बाहरी व्यक्ति हमें पूरा जंगल दिखा सकता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। उस व्यक्ति से सलाह लें जो आपको सच बताए, ना कि वो जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाए। वाह, ये तीनों नियम असल में हमारे तेज भावनात्मक दिमाग के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हाँ, ये सिस्टम 1 को धीमा करके आलसी सिस्टम 2 को जागने और अपना काम करने का समय देते हैं। ये दिमाग के ऑटो पायलट मोड को बंद करके मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। बिल्कुल, और आपको हर छोटे फैसले के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
कि आज क्या खाना है इसके लिए 24 घंटे रुकने की जरूरत नहीं। लेकिन जब फैसला बड़ा हो, जिसके परिणाम लंबे समय तक रहेंगे, तब इन नियमों का पालन करना आपकी जिंदगी को गलत दिशा में जाने से बचा सकता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार आ रहा है। शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये दुनिया या दूसरे लोग नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि हमें शॉर्टकट लेने, भावनाओं में बहने और गलत कहानियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। और जब तक हम ये नहीं समझते, हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा किसी और के हाथ में रहेगा, या यूं कहें कि हमारे सिस्टम 1 के हाथ में। आपने तो नस पकड़ ली। अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। तेज सोच यानी सिस्टम 1 हमें आरामदायक बनाती है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, ये आसान रास्ता है। लेकिन धीमी सोच यानी सिस्टम 2 हमें शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि ये हमें बेहतर और सही फैसले लेने की क्षमता देती है। ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही रास्ता हमें अपने जीवन का नियंत्रण देता है। आराम और शक्ति के बीच चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल ये है, अगली बार जब कोई तीव्र भावना या पहली सहज प्रवृत्ति महसूस हो, चाहे वो गुस्सा हो, लालच हो या किसी चीज से बचने का मन हो, तो क्या एक पल रुककर ये पहचानने की कोशिश की जा सकती है कि उस क्षण कौन सा सिस्टम हावी है, तेज दिमाग या धीमा दिमाग? बस ये जागरूकता अपने दिमाग को काम करते हुए पकड़ लेना बदलाव की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है।